वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या व्यक्त। आज हम लोग इस वीडियो में गाउस प्रमेय को समझेंगे। गाउस प्रमेय क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैद्युत फ्लक्स। गाउस प्रमेय वैद्युत फ्लक्स के ही संबंध में एक परिभाषा है। डे फेडरिक के गाउस हुआ करते थे। डे फेडरिक गाउस डे फेडरिक के गाउस हुआ करते थे और ये 19वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी। 20वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी। उस समय डे फेडरिक गाउस ने अपना वैद्युत फ्लक्स के संबंध में एक नियम दिया। वैद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों के संबंध में गाउस का नियम आता है। चूंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? हमने देखा पिछली वीडियो में, हमने ये भी बताया कि किसी पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। उसी के संबंध में डे फेडरिक गाउस ने बताया कि मान लेते हैं कि यदि कोई बंद पृष्ठ हो, जैसे गोला हो या कोई डब्बा ले लीजिए, वो भी एक बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत रेखा की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है ना? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो डे फेडरिक गाउस का नियम ये था कि यदि कोई बंद पृष्ठ है और वहां से कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, वह वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित जितना भी आवेश होगा, जैसे मान लीजिए अगर Q है तो Q अगर आवेश है तो Q आवेश के 1/ε0 गुना होता। ये डे फेडरिक गाउस का नियम था। नियम नहीं था, मतलब कि उनका कथन था, और इस बात को डे फेडरिक गाउस ने प्रूफ करके दिखाया अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं डे फेडरिक गाउस का नियम क्या है। ठीक है, गाउस नियम, गाउस की प्रमेय क्या है? गाउस की प्रमेय, इनका कथन क्या था? सबसे पहले इनका कथन लिखते हैं। कथन को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, स्टेटमेंट देखेंगे, कहेंगे इनका स्टेटमेंट था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका स्टेटमेंट था फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल, इसे लोग बंद समाकलन कहते हैं। ठीक है, जब बंद पृष्ठ का हम बात करते हैं तो बंद समाकलन E इंटू ds बराबर, यदि माने कि आवेश Q है तो इनका स्टेटमेंट ये था। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से अगर कोई आवेश गुजर रहा है तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर, है ना, क्लोज इंटीग्रल, और क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे एस कह सकते हैं क्योंकि सरफेस की बात की जा रही है, पृष्ठ की बात की जा रही है। ठीक है, जब पृष्ठ की बात की जा रही है तो हम कह सकते हैं E इंटू डी एस। यहाँ पे देखिए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। जो मतलब प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, वो दो प्रकार का होता है। ये देखिए, सदिश राशियां हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। हम लोगों ने वेक्टर सदिश में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही होगी तो ठीक, नहीं आ रही होगी तो आप उसे देख सकते हो, जो हमारी वीडियो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस गुणा ये कहेंगे, डॉट कहेंगे, क्योंकि डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन का ही एक रूप है ना। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये गाउस का नियम था, गाउस ने इस बात को बताया था। तो अगर हम
भौतिकी की भाषा में कोई बात किसी ने कह दिया और उसको हमने मान लिया, ये हो ही नहीं सकता। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, जो हमने कहा, जो हमारा कथन है, अगर मैंने उसको प्रूफ कर दिया तो मेरी बातें सत्य है, और अगर उस कथन को प्रूफ नहीं किया गया, सिद्ध नहीं किया गया, तो हमारा कथन क्या कहा जाएगा? असत्य कहा जाएगा। बात समझ आ रही है? तो गॉस के दो नियम थे, प्रमेय तो एक ही है लेकिन उसमें दो कथन है कि यदि मान लीजिए कि ये हमारा कोई पृष्ठ हो, ऐसे ही गोला हो, ठीक है, ये हमारा कोई पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, और इसके अंदर कोई आवेश रखा गया है यहाँ पे, तो इस पृष्ठ, अगर इस पृष्ठ को सरफेस माने, यस माने, तो यहां से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बताया? गाउस ने। लेकिन गाउस का एक और कथन था कि यदि कोई पृष्ठ यहाँ पे, कोई आवेश, कोई पृष्ठ ये है और उस आवेश जो हो यहां से इसके बाहर हो, पृष्ठ से अगर बाहर आवेश हो तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, फाई ई का जो मान होगा वो हमारा शून्य होगा। ठीक है, अच्छा, अब आप देख पा रहे होंगे हमने थ्योरी में क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश को 1/ε पृष्ठ पर लिखें या पृष्ठ से परिबद्ध लिखें, पृष्ठ से परिबद्ध ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठ से परिबद्ध, सॉरी परिबद्ध है ना, पृष्ठ के द्वारा बधा हुआ है ना, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε होगा। मतलब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब साफ है कि ये जो पृष्ठ हो इसके अंदर हो, न कि बाहर। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें, अगर कोई आवेश बाहर ले ले और आपके समझ में ये आए कि सर हम अगर कोई आवेश बाहर लेते हैं तो क्या आवेश उतना आएगा? नहीं, उतना नहीं आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा? ये हम अभी प्रूफ करेंगे, इसी थ्योरम में प्रूफ करने वाले। बस में रही है, ये हमारा कथन था, इस कथन को भूलेंगे नहीं, ये हम स्टेटमेंट लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं, आइए प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या है? स्टेटमेंट हमारा है फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी एस बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, एक प्रूफ करना है। हम एक फिगर ले लेंगे, यहाँ पे हमने एक फिगर ले लिया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है, आप जैसा भी पृष्ठ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो इस तरीके का पृष्ठ ले सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बंद पृष्ठ होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। बंद खुले पृष्ठ का मतलब समझ लीजिए ये पृष्ठ खुला हुआ है ना, यह पृष्ठ बना हुआ नहीं, मतलब इसका प्रारंभिक और अंतिम सिरा दोनों एक दूसरे से बंद होने चाहिए बस। ठीक है, तो ले लेंगे, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है जहां पर कोई आवेश Q है, वो बिंदु ले लेते हैं और इसको हमने कह लिया ये हमारा कोई त्रिज्यखंड है। वृत्त की त्रिज्या हमारी R हो जाती है, ये दोनों त्रिज्याएं हमारी R होंगी, और किसी क्षेत्रफल सदिश के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है ये हमारा कहलाता है डी ओमेगा। अल्प कोण है ना, सूक्ष्म कोण, जिसे हम कहते हैं क्या? डी ओमेगा। ये हमारा क्षेत्रफल है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वेक्टर ई, और ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी एस। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ रही है? और इसका क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये भी होगा इसी लाइन से। हमने बताया था क्षेत्रफल सदिश में, पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश के बारे में हमने ये आपको बताया रहा होगा कि क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। तो देखिए अगर इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा, लेकिन अगर यहाँ पे यही पृष्ठ यहाँ पे लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा। अगर इस पृष्ठ को यहाँ पे ले लें, इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में। मतलब वृत्त की जो क्षेत्रफल सदिश होगा, वृत्तीय पृष्ठ का या गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश बनेगा हमारा, वो जो होगा इस पृष्ठ के लंबवत, मतलब इसकी दिशा प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग होगा। तो इस बिंदु की जो दिशा है वो यहाँ पर है, और अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये भी प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होंगे ना। मतलब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के समांतर, एक ही दिशा में है। जब दो रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं
तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। अब समझ आ रही है? तो आइए देखते हैं गाउस नियम की उत्पत्ति। पहला हम लोग देखेंगे, पहली हेडिंग, जब आवेश आवेश पृष्ठ के भीतर स्थित हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, हमने बना दिया फिगर। मान लेते हैं कि जो पृष्ठ है इसका कितना है, ये है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, कहेंगे इसकी हम लोग लिखेंगे मैकेनिज्म, है ना, रचना लिखेंगे पहले, जिस तरीके से हमने बनाया उससे हम लोग कहेंगे माना कोई आवेश प्लस क्यू, माना कोई प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू मतलब धनावेश, ऐसे लिखते हैं, प्लस क्यू धनावेश वृत्त गोले के केंद्र पर स्थित हो, गोले के केंद्र पर स्थित है तथा गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, एवं सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल डीएस हमने लिया है, देखिए डीएस लिया है, क्षेत्रफल सदिश, ऐसे लिखिए, पूरा लिखते हैं, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीएस के कारण गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा है। कितना है, डी ओमेगा है, तथा क्षेत्रफल डी एस, हमें बिंदु पी लेते हैं, ठीक है, बिंदु पी ले लेते हैं यहाँ पे, बेटर रहेगा, तथा बिंदु पी पर क्षेत्रफल सदिश एवं वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश के स्थान पर एन कैप लिख लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः इनके मध्य बना कोण थीटा बराबर कितना होगा भाई, 0 होगा। कितना होगा, 0। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उनके बीच बड़ा कोण कितना अंश का होता है, 0 अंश का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये कहेंगे इस बिंदु पर कोण 0 होगा, तो कहेंगे सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल, अवयव है मतलब कि ये पूरा बाह्य क्षेत्र है, तो इसको अवयव कह सकते हैं, अवयव मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल कह सकते हैं, सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल स्मॉल डीएस वेक्टर डीएस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
देखिए स्मॉल क्षेत्रफल है तो इसके गुरुत्वाकर्षण इसके इस तरह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो छोटा ही होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स को है हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा डी फाई। कितना? डी फाई बराबर ई इंटू वेक्टर डीएस। ठीक है, ई इंटू वेक्टर डीएस। क्यों? क्योंकि हम डीएस इसलिए ले रहे हैं, है ना, स्मॉल डीएस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा अवयव क्षेत्रफल है वो डीएस न कि पूरा एस। ठीक है, तो यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो जाएगा। ई मतलब वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक चीज हम लोग जानते हैं, एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा वहां पे। तो कह सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। समझ में आ रही बात? समीकरण नंबर 1। देखिए आगे देखेंगे, कहेंगे धनावेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जरा बताइए तो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? इसके कारण इस बिंदु पर वेक्टर ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मानेंगे? इसे 2 मानेंगे। इसे इरेज करते हैं ऊपर वाला। ठीक है, इसे इरेज करते हैं पूरा, कितना हो जाएगा? देखिए तो वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर कह देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए तो ई के स्थान पर इतना रख देंगे तो कहेंगे डी फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या इसे हम लोग डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आइए आगे देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, इसका उपयोग नहीं है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए इतना हो जाता है। और एक चीज हम लोगों ने पिछली वीडियो, जो हमारी पिछली वीडियो है इसकी वैद्युत फ्लक्स की जो वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था घनकोण। घनकोण क्या होता है? तो घनकोण मैंने बताया था कि जो होता है डी फाई बराबर डी ओमेगा बराबर, वहां पे घनकोण का जो मान था डी एस कॉस थीटा होता है अपन कितना आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग घनकोण पढ़ रखा है। तो देखिए डी एस कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। इसके स्थान पर क्या हम इतना लिख सकते हैं? अच्छा, ये कैसे आता है? आप लोग इसकी पिछली वीडियो देख सकते हो, फर्स्ट वीडियो जो वैद्युत फ्लक्स की वीडियो है, उसमें हमने क्षेत्रफल सदिश और घनकोण तथा वैद्युत फ्लक्स इन तीनों के बारे में व्याख्या की है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? डी ओमेगा। तो क्या देंगे? डी फाई ई बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा।
लिख सकते हैं। जब हम लोग इतना लिखेंगे, देखिए जब हम लोग इतना लिखेंगे डी ओमेगा, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं क्या, डी फाई ई, सॉरी इसको समीकरण 3 मानिए, छोड़िए आगे करेंगे। कहेंगे इतना तो हो गया। तो अगर हमें पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए तो कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कर देंगे, समीकरण 3 का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब समीकरण 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता होगा कि जब शुरू में हमने लिखा था कितना, डी फाई ई बराबर लिखा था ई इंटू वेक्टर डीएस। जब इसका हम लोग बंद समाकलन कर देंगे बंद पृष्ठ का, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल क्यू अपन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये हो जाएगा। और एक चीज हम लोग देखेंगे, देखिए जब हम लोग dx का समाकलन करते हैं, कितना करते हैं, dx का जब समाकलन करेंगे हम लोग तो कितना आता है, x आता है। ठीक है, कैसे आता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए कैसे आता है, इसको हम लोग चाहे तो 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स, और यहां पर इसे हम चाहे x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि किसी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। और हम लोग जानते हैं कि जब हम समाकलन करते हैं तो इसमें एक घात जुड़ जाती है, x की पावर कितना 1 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 1, और जो घात बनती है उसी से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, x के पावर 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, बराबर x बराबर x, ये दोनों मान से हैं। ठीक है, तो x जो x का डिफरेंशियल होता है dx का, वो x हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग डी फाई ई का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशियल बनेगा फाई ई, बनेगा फाई ई डिफरेंशियल बनेगा। अच्छा, जब फाई ई बनेगा तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर ई इंटू डी एस। ये भी देख पा रहे होंगे आप, ये वेक्टर है, याद रहे। ठीक है, वेक्टर है, अलग मत समझिएगा इसे, बराबर। देखिए, और एक बात हमें और पता होनी चाहिए कि हम लोग उसी राशि का समाकलन करते हैं या अवकलन करते हैं जो राशि नियत नहीं होती, जो राशि जिस राशि का मान बदलता रहे। तो यहां पे देखिए, क्या आवेश का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, जिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर में, इसका मान भी नहीं बदलता। तो जिन राशियों का मान नहीं बदलता है उनको हम लोग बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट के तौर पर। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये दिख रहा है ना वीडियो में आपको, तो क्या हम चेक कर लेते हैं। जी दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, ठीक है। इतना हो गया, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई इंटू डी एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे चीजें हो गई, इसे हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल एस ई इंटू डी एस बराबर, यहां पे दे रखा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी गोले के द्वारा, किसी भी गोले के द्वारा, किस गोले के केंद्र पर बना, गोले के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, घन कोण में हमने बताया है कितने अंश का होता है, 720 अंश। और 720 अंश को हम लोग लिखते हैं सिंस डी ओमेगा बराबर हम लोग लिखते हैं कितना 4 पाई, इसके स्थान पर रखेंगे 4 पाई, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर ई इंटू डी एस बराबर क्यू अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और देखिए इसके स्थान पे क्या रखेंगे, पाई, 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्या बचने वाला है हमारा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर ई इंटू डी एस क्यू अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एस लगा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये एस लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए पूरे पृष्ठ के कारण, पूरा जो सरफेस था हमारा, पूरे सरफेस के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स था फाई क्यू अपन एप्सिलॉन, ठीक है। और जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, जो हमने कथन लिखा था पहले के लिए, वो हमारा प्रूफ हो। हमने बताया था गाउस ने 2 नियम दिए थे, गाउस का इसी संबंध में, वैद्युत फ्लक्स के संबंध में 2 नियम था, 2 कथन था। पहला कथन क्या था कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ से परिबद्ध हो, मतलब बधा हुआ हो, और किसी पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा उस पृष्ठ पर आवेश, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए हमारी जो थ्योरी है प्रूफ होती है, हमारा थ्योरम प्रूफ होता है। अभी हमने कहा था कि भौतिक विज्ञान में सारी चीजें प्रूफ होती है ना, जो हमने कह दिया अगर उससे हम प्रूफ कर दे तो हमारा नियम बन जाता है। तो जब गाउस ने इस नियम को प्रूफ किया कि हमने अगर इतना, उन्होंने इतना कहा और इसको प्रूफ कर दिया, ये गाउस की नियम कहना। और गाउस के नियम की पूरा ये चैप्टर में हम लोग गाउस पढ़ने वाले हैं, और गाउस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। गाउस एक बहुत महान साइंटिस्ट का है, डे फ्रेडरिक गाउस को ही सीजियस पद्धति का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ सीजियस सिस्टम। तो जानते होंगे कि जो पद्धतियां होती हैं, जो मात्रक होते हैं, उनको मापने के 3 सिस्टम होते हैं। भारत में 3 सिस्टम रखे, सॉरी भारत में नहीं, वर्ल्ड में 3 सिस्टम रखे गए, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। एसआई पद्धति भी है, एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी है, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति एमकेएस पद्धति के तहत ही डेवलप की गई, परिभाषित की गई, ठीक है। तो मूल रूप से 3 पद्धतियां होती हैं, जिसमें सीजीएस पद्धति के जनक डे फ्रेडरिक गाउस है, जिन्होंने इस नियम की व्याख्या की, ठीक है। तो ये पहला कथन था हमारा कि जब आवेश किसी पृष्ठ से परिबद्ध हो, मतलब बधा हुआ। लेकिन दूसरा कथन हम लोग देखेंगे, जस्ट दूसरा कथन देखेंगे। दूसरा कथन हमारा होगा सेम टू सेम इसी के, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। नोट हो गया ना, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझको लगता है कि आपका जो है बेसिक्स कमजोर है ना, बेसिक चीजें आप नहीं जानते, ठीक है। बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए, आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। कहेंगे जब आवेश पृष्ठ से बाहर स्थित हो, पृष्ठ से बाहर स्थित हो, तब क्या होगा, ऐसा ही फिगर बनाते हैं, देखो। और आवेश को हम लोग इस बिंदु पे लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई आवेश क्यू है, प्लस क्यू है, ओ बिंदु है, और यहां से देखिए 2 पृष्ठ का निर्माण होगा, ठीक है। एक हमारा पृष्ठ बना ये, दूसरा पृष्ठ बना ये, ठीक है। इसको हमने कह लिया, ये हमारा पृष्ठ कहलाया DS1, इसको हमने कह दिया DS2, ठीक है, DS1 और DS2, ठीक है। और यहां से इसको हमने इस तरीके से रेखांकित किया। अब देखिए यहां से इसके द्वारा, दोनों पृष्ठों के द्वारा जो इस आवेश के केंद्र पर कोण अंतरित होगा वो होगा डी ओमेगा, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइन, देखिए सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इधर नीचे लिखते हैं DS, ठीक है। और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी इसी दिशा में होगी, इसी दिशा में। क्यों इस दिशा में होगी, इसलिए होगी क्योंकि धनावेश है, यहां से वैद्युत रेखा बाहर की ओर निकलेगी, तो इसकी डायरेक्शन इसी दिशा में, और इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में। इधर कंफर्म हो रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्यों होगी इधर, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन मान लीजिए कि ये हमारी इलेक्ट्रिक, ठीक है।
ये हमारा DS1 हो गया, ये हमारा DS2 हो गया। इसको भी बाहर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। DS2, ठीक है, ये भी हमारा DS1 हो गया, ये हमारा DS2। और यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा n कैप, ये बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ के लंबवत, और इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये हमारा मार्कर है, ये भी वृत्ताकार है ना, इसका जो सरफेस है वृत्ताकार है, तो आप देख पा रहे होंगे इस पृष्ठ के लंबवत ये डायरेक्शन होगी और इस पृष्ठ के लंबवत ये डायरेक्शन होगी। मतलब यहाँ पे इसकी दिशा इस दिशा में होगी और इस पृष्ठ की दिशा इधर होगी। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल सदिश बनने वाला है वो बनने वाला है n कैप। इसके विपरीत मीन्स इट मीन्स इस स्थान पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और यहाँ पर कोण बनेगा 180 और यहाँ पर कोण बनेगा थीटा बराबर 0। ठीक है, तो कहेंगे जब प्लस Q आवेश पृष्ठ से बाहर स्थित हो तो वैद्युत बल रेखाएं दो पृष्ठों से होकर गुजरती हैं, दो पृष्ठों से होकर गुजरती है, जो DS1 पर क्षेत्रफल सदिश के विपरीत एवं DS2 पर क्षेत्रफल सदिश के समांतर होती हैं। ठीक है, अतः DS1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बताइए जरा, कितना हो जाएगा? d phi E बराबर कितना होगा? E इंटू ds। और इसको अभी हमने बताया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं E ds cos थीटा। अभी हमने बताया E ds cos थीटा लिख सकते हैं। और इसके स्थान पर थीटा का मान कितना है जरा देखिए तो, सिंस थीटा बराबर कितना है 180, तो कह सकते हैं d phi E1 लिखिए, इसे E1 लिखिए, तो क्या कहेंगे E इंटू ds cos 180। cos 180 का मान होता है -1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लीजिए, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 1 बाय 1 हमने बताया है कि किसका मान कैसे कितना आता है। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री के मान नहीं आ रहे तो त्रिकोणमिति के मान नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखिए E इंटू ds cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा का मान कितना है, cos 180 का मान -1, तो लिख सकते हैं E इंटू ds इंटू -1, ये हमारा होगा d phi E1 बराबर कितना हो जाएगा -EDS। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 1, या तो इतना भी लिख सकते हो और या तो चाहो आप तो पूरा मान निकाल लीजिए उसके बाद लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं d phi E1 और अब ये भी लिखा जाता है Q/4πε0। इसके स्थान पर लिखा था ना, ये मान हम लोगों ने निकाला था पीछे E इंटू ds बराबर, तो इतना होता है। और इसके स्थान पर हम चाहें तो d ओमेगा भी लिख सकते हैं, ये मान किसमें आएगा माइनस, या तो इतना लिखिए या तो इतना लिखिए। समीकरण नंबर 1 वाक्य कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से नहीं आ रहा है,
हमने पीछे पढ़ा है डी फाइव ई बराबर कितना पढ़ा है, ई इंटू डी एस बराबर हम लोग निकाले थे, ई का मान कितना रखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान कितना आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा, वहां पे रखे थे कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने यहाँ पे लेके गए थे आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर था हमारा, इसको यहाँ पे ले गए थे, इसका मान हमने रखा था डी ओमेगा, तो हमने कह दिया यहाँ पे क्यू बराबर कितना डी ओमेगा। देखिए इसी का मान तो हम इतना रख रहे हैं, यही मान तो रख रहे है ना, और ये मान इसमें है, तो इसके यहाँ पे हम चाहे तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है, ये मान हम लोग लिख सकते हैं डी ई इंटू डी एस के स्थान पर, ठीक है। तो इतना हम लिख दिए समीकरण नंबर 1 मान, ठीक है। कहेंगे तथा BH2 के कारण गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, कितना होगा, सेम टू सेम लिख लेंगे या ऐसे लिखते हैं, देखिए डी फाइव ई टू बराबर ई इंटू डी एस कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा का मान, देखिए थीटा का मान यहाँ पे कितना है 0, शेष थीटा बराबर 0, ये हो जाएगा डी फाइव टू बराबर ई इंटू डी एस इंटू 1, ये हो जाएगा ई इंटू डी एस, ठीक है। और ई इंटू डी एस का मान कितना है, इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना डी फाइव ई टू बराबर कितना लिखेंगे, देखिए तो इसके स्थान पर कितना रखा गया है ई इंटू डी एस, इसका मान कितना है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स जरा बताइए तो कितना हो जाएगा डी फाइव बराबर आई ई बराबर क्या कर देंगे डी फाइव ई वन प्लस डी फाइव ई टू, तो क्या हो जाएगा, देखिए मान रख देंगे, दोनों का मान रखेंगे ना, इसका और इसका कितना है माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा प्लस इसका मान कितना है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, और ये दोनों मान क्या है बराबर है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना मान बचेगा भाई 0 बचेगा ना। तो देखिए जब संपूर्ण डी फाइव बराबर कितना हो गया, यहां पे लिख देंगे डी फाइव बराबर कितना मिला पाई ई बराबर 0, ठीक है। तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे डी फाइव ई बराबर 0, तो फाइव ई बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना। तो लिख सकते हैं फाइव ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई इंटू डी एस बराबर 0, लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जब आवेश पृष्ठ के अंदर स्थित था तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स जो था फाइव ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर ई इंटू डी एस बराबर कितना था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन यही पृष्ठ जो है जब यहां से होकर गुजरा इसके बाहर था तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया भाई, तो देखिए एक भोजपुरी भाषा में समझ लेते हैं, गांव की भाषा में इसको समझ लेते हैं, ठीक है, एक गांव की भाषा में समझते हैं, आपको ये चीजें समझ में आएंगी कैसे 0 हो जाता है ये समझ देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ बना और यहां पर हमने आवेश रख दिया, ये हमारा 2 पृष्ठ बना, मान लेते हैं कि यहां से वैद्युत रेखाएं बाहर निकल रही हैं,
ठीक है, कितनी वैद्युत रेखाएं गई भाई, मान लीजिए सबको मान लीजिए, कितनी गई, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो यहां से बाहर निकली, और यही 6 रेखाएं यहां से अंदर की तरफ, यही 6 रेखाएं यहां से अंदर की तरफ, मतलब 6 ठो इधर से अंदर जा रही है, मतलब माइनस, हमने निकलने वाली कहा था ना, तो यहां से ये माइनस जा रही है, मतलब कि इसको इधर निकलना चाहिए था, ये निकल रही है इधर, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन विपरीत है, मतलब 6 ठो अगर यहां से इंटर की, 6 ठो यहां से निकले, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। जैसे हमको कोई 5 रुपए देंगे और कोई हमसे 5 रुपए ले ले, तो क्या हुआ भाई, क्या हमारे पास कोई पैसा बचा, कोई नहीं। उसी तरीके से जितनी भी रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, देखिए जितनी भी रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, है ना, बंद पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, सारी की सारी पहले इंटर करेंगी इस पृष्ठ से, देखिए करेंगे ना, ठीक है, और अगर इस पृष्ठ से नहीं जाएंगे तो क्या यहाँ पे इंटर की, कोई नहीं। तो जितनी रेखाएं यहां से निकली पहले इस पृष्ठ में इंटर की, और जब इस पृष्ठ में इन्होंने इंटर किया तो वो वैद्युत रेखाओं की जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी, और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब जितना इंटर की उतनी ही निकली, तो यहां से कुल गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हमारा शून्य होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम के आधार पर। बात समझ में आ रही है, ये चीजें समझ में आ रही है। गॉस ने अपनी परिमेय दी थी वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, लेकिन गॉस के वैद्युत फ्लक्स के नियम के अनुसार हम लोग इस नियम के तहत भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करते थे, पिछली जो वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ा, वैद्युत बल पढ़ा, उसमें हम लोग कोई एक आवेश लेते थे और उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे, ये हम लोगों ने पढ़ा है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात कर पाते थे। लेकिन गाउस प्रमेय जो आई, गाउस प्रमेय के आधार पर हम लोग सिर्फ वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात नहीं करते, है ना, गाउस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। किसी भी, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, किसी भी वस्तु का जो है, जैसे मान लीजिए कोई चादर हो गया, कोई गोली पृष्ठ हो गया, कोई समतल पृष्ठ हो गया, मतलब किसी भी आकार का कोई पृष्ठ हो, उसके द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको फाइंड आउट किया जाता है बहुत ही बखूबी गाउस के प्रमेय का उपयोग करके। बात समझ आ रही है, गाउस के प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग पदार्थ नहीं, अलग अलग साइज की, है ना, साइज मतलब आकार, अलग अलग आकार की वस्तुएं जो चालक वस्तुएं हैं, उनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले। बात समझ आ रही है, तो इसके लिए आपको गाउस के नियम को जानना बहुत जरूरी है, और गाउस के नियम को जानना जरूरी है, उसके साथ साथ ये जो फार्मूला है ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कुल जो होता है Q/ε0 होता है। बात समझ आ रही है, और एक चीज और जानना पड़ेगा आपको, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब आकृति जो होती है, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, है ना, गोला हो गया, और क्या उसे कहते हैं सिलेंडर, जो सिलेंडर कहलाता है, बेलनाकार कोई आकृति होगी, मतलब छोटी छोटी जो ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं, उनके आयतन क्या होते हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन कितना होता है, ये सब सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अब सूत्रों को अब कहां से पढ़े, तो इसके बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है गणितीय भौतिकी में, है ना, 7वीं या 8वीं वीडियो होगी, उसको आप लोग जाके बखूबी देख सकते हो। उसके बाद आप अगली वीडियो के लिए जो हम अगले टॉपिक पढ़ाएंगे गाउस प्रमेय की अनुप्रयोग, उसको समझने के लिए आप लोग तत्पर हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष।